तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। आयज आमचे बरोबर आसात आमकां खास युनियन बजेट 2025 या बजेटाचेर सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक आमचे मदीं आसात युनियन मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री जितीन प्रसाद जी। तांचो पार्लिमेंटान तांचो गाढो अनुभवूय आसा। ते उत्तर प्रदेश ह्या हांगा पयलीं मिनिस्टरी जावन गेल्यात आनी त्याच बरोबर अनेक विशयांचेर तांचे प्रभुत्व आसा ते आमकां ह्या वेळाचेर युनियन बजेटाच्या संदर्भात मार्गदर्शन करतले। तशेंच आमचे बरोबर आसात आमचे सगळ्यांचे आवडटे सगळ्यांचे लाडके नेते आनी आमचे इंडिपेंडंट चार्ज आशिल्ले माननीय युनियन मिनिस्टर आमचे श्री श्रीपादजी नायक। आणि ह्या बजेटाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आसा की ते सकल स्तरा पर्यंत हें बजेट पावचें। बजेट हें इतलें सुंदर बजेट माननीय नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाल फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांणी प्रेजेंट केलें आनी ताजें खासियत अशी की समाजातले सगळे स्तराचेर ताजें कौतुक जाता। त्या बजेटा संदर्भात हांव विनंती करता की माननीय श्री जितीन प्रसाद जी हांच्यांनी ह्या संदर्भात आपले विचार तुमचे मांडचे। बस ऐसे रहना, ठीक है, ऐसे रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश हिंदी हाँ कौन नहीं होगा तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे जो भारत के इतिहास में सबसे निर्णायक बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया 2025 का। तो हमारे साथ जिनके अध्यक्ष हमारे पार्टी के गोवा के दामू नायक जी, हमारे साथी मंत्री मोस्ट पॉपुलर 6 टर्म कंसेक्यूटिव श्रीपद नायक जी जो पार्लियामेंट में मेरे बगल में ही बैठते हैं और गोवा का इतना बात रखते हैं और वहाँ के काम के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। तभी मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने उनको 6 बार लगातार रिकॉर्ड बना के जिताया है। हमें भी सिखाइएगा कैसे 6 बार जीतते हैं। तो आज जो देश है, आई हैव कम हियर टू टॉक टू यू अबाउट द बजट 2025, द हिस्टोरिक बजट, एंड इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी under the leadership of the Prime Minister, who has for the past 11 years in 3 consecutive terms 3 बार जीतना। आज के विश्व भर में आप देख रहे हैं कि सरकारें बदल रही हैं, मगर ये भारत की जनता का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है उसमें भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी तो है ही, मगर बड़ी जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और विभिन्न चुनौतियां, बिग चैलेंजेस ऑफ 3 C's, ऑफ कोविड, ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इम्पैक्ट द इकॉनमी। यूक्रेन रूस में झगड़ा होता है मगर भारत में भी उसका फर्क पड़ता है। उसके बावजूद भारत की ग्रोथ और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत, सबसे स्थायी। और जो ये 2025 का बजट है इसके 5 लक्ष्य मेन: 1 गरीबी को मिटाना, रिमूविंग पॉवर्टी; 2 100% क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन; 3 फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट; 4 70% महिला
को आर्थिक गतिविधियों में, इन्वॉल्विंग देम इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड भागीदारी। 5, मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे कृषि क्षेत्र में। तो मैं कुछ ही बिंदुओं पे फोकस करना चाहता हूँ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बजट में मैं कह सकता हूँ कि किसी की भी, हमारा विपक्ष भी इस बजट में कोई कमी नहीं निकाल पाया। इतना बैलेंस्ड बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, और ख़ास तौर से जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो 12 लाख इनकम becomes tax free. This is such a big achievement of the Modi government that so many people who earn up to 1 lakh rupee a month will not have to pay any tax. जो 1 लाख रुपया महीना कमाएगा वो कोई टैक्स नहीं देगा, और ये उनको तो बहुत बड़ी राहत और बड़ी रिलीफ मिला ही है। बट विद दिस सेविंग the spending power increases, purchasing power increases, which gives the boost to the economy and the manufacturing sector. तो इसमें मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ कि 2014 में जो उससे पहले सरकार थी तो स्लैब था 2.5 लाख रुपए का, तब टैक्स हो जाता था। फिर उसको बढ़ा के 2019 में 5 लाख कर दिया था मोदी सरकार। 2023 में 7 लाख कर दिया था, और 2025 में 12 लाख। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो सैलरीड क्लास है उनका इनकम तो 12.75 लाख्स ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरीड क्लास ऑफ 75,000, उनको उतने पे राहत मिलेगी। तो ये मैं समझता हूँ इट्स अ मील का पद, आइकॉनिक स्टेप है ये, विच विल benefit around 7 crore taxpayers of the country directly and indirectly। और जो टैक्स स्लैब्स भी जो अनाउंस हुए हैं उसमें भी लोगों को राहत मिलेगी। जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको भी रिलीफ दिया गया है सरकार द्वारा। दूसरा, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं फॉर अनाउंसमेंट, जो की अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। द स्कीम विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. It will help around 1.7 crore farmers. हमारे किसान भाइयों को इस योजना से करीब 100 जनपद लिए जाएंगे देश के, जिसमें ये स्कीम लागू की जाएगी पहले फेज में। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड्स, वेरी बिग स्कीम, एंड बहुत हमारे किसान भाई फार्मर्स टेक बेनिफिट, एंड इवन इन गोवा the farmers and the fishermen, they can take benefit. Dairy farmers can take benefit. The loan limit has been enhanced from 3 lakhs to 5 lakhs under the modified interest subvention scheme. This is another very very beneficial scheme जो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। हमारा क्रेडिट देने के लिए भी माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए from 5 crore to 10 crore, leading to additional credit of 1.5 lakh crore in the next 5 years. मैं सब पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे जो उन गिग वर्कर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल, उनके लिए हेल्थ केयर अंडर PM जन आरोग्य योजना, ये सब करीब 1 करोड़ हमारे जो पार्ट टाइम गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए है। और आपकी जो योजनाएं हैं इन द टूरिज्म सेक्टर, विच गोवा इज द फ्लैगशिप, ये टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है, और टूरिज्म के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन इंडिया विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू द चैलेंज मोड PPP। उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूथ के लिए, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, यहाँ बहुत होम स्टेज भी हैं, होटल भी हैं, उनके लिए मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्टेट्स को
जो कुछ मानक पूरे करेंगे, जो इफेक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ मैनेजमेंट होगा, टूरिस्ट एमिनिटीज़ होंगी, क्लीनलीनेस होगा, मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे, जो राज्य ये चीज़ों पे मानक पूरे करेंगे वो इनमें ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएगा। उसमें गोवा तो नंबर 1 ही समझ लीजिए आप। ई वीज़ा फैसिलिटीज़ होंगी, जो आना चाहते हैं विदेशी पर्यटक हमारे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। क्रूज़ टूरिज़्म को एक्सपेंशन किया जाएगा। आपका वीज़ा वेवर्स के मैंने बता चुका हूँ। ऑल बीचेस, हेरिटेज एंड इको टूरिज्म साइट्स ऑफ गोवा टू बी रीडेवलप्ड एंड रेनोवेटेड इन द पीपीपी मोड। लोन टू डेवलप इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स and other facilities in stays including homestays. Improved connectivity to major airports and international hubs. ये सब इसमें आएगा। टूरिज्म के अलावा आज ही वो पार्लियामेंट में हमारे कैबिनेट में न्यू इनकम टैक्स बिल को स्वीकृति दी है, जो पार्लियामेंट में इसको रखा जाएगा। उस न्यू इनकम टैक्स बिल will be clearer, will have 50% lesser text compared to the present law. It's very too much to read and complicated. And it will be simple to understand for the taxpayers, tax administration, leading to tax sanity and reduced litigation. बड़ा simplify करेंगे, user friendly हो जाएगा। तो वो अभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, मगर ये मोदी सरकार ने इसकी घोषणा बजट में की है, निर्मला जी ने। और आपके जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यूथ के लिए स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बच्चे, जो इनोवेटिव माइंड्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स नहीं होते, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग। प्रधानमंत्री जी अभी AI समिट के लिए फ्रांस भी गए। ये AI हम लोगों के जीवन बदल देगा। किसानों के लिए फोकस किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इम्प्रूव इनकम ऑफ द फार्मर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विच क्रॉप टू पुट एट विच टाइम, हाउ द सॉइल इज, व्हाट पेस्टिसाइड्स आर नीडेड। ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इरिगेशन मेथड्स, selling buyer-seller meets, export-oriented products, AI will be the next big thing। उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ किया है। अपार्ट फ्रॉम देयर ऑलरेडी एन AI प्रोग्राम, AI मिशन, जिस मंत्रालय से मैं आता हूँ, प्रधानमंत्री जी 10,000 करोड़ का है। तो ये हमारे युवा को आगे बढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, 500 करोड़ की लागत का आउटले है। 3 चीज़ों में AI फोकस करेगा। मुख्य रूप से बहुत चीज़ें हैं, मगर भारत में प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हेल्थ के लिए। बाकी क्लाइमेट चेंज, तमाम और चीज़ें होंगी। आपके मीडिया में भी अब शुरू हो जाएंगे। AI विल बी गेटिंग इनटू एवरीबॉडीज लाइफ। सो उसके लिए सरकार तैयार है। कैंसर की बीमारी, उसके लिए सरकार ने खास कदम उठाए। There will be, government will facilitate setting of day-care cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers in this 2025 and 26 for people who don't get good treatment with regard to people suffering from cancer. वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल सीट्स, पहले MBBS बहुत बड़ा चीज़ होता था, लोगों को सीट नहीं मिलता था। इन द नेक्स्ट ईयर 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years। ये भी बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैरिटाइम, जिससे गोवा का यहाँ पे पोर्ट्स है, शिपिंग है, और भी बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके लिए अ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ मैरिटाइम इंडस्ट्री विच कैन ट्रांसफॉर्म गोवा, एंड दिस विल बी गोवा विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम। और हमारा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च के लिए है,
गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 20,000 करोड़. रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. डीप टेक फंड्स, ये टेक्नोलॉजी आ गई है. डीप टेक के जो आपके वीडियोस भी आते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी आई है. इसके लिए हम लोगों ने भी आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी प्रावधान किया है. इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो 74% था, अब 100% एफडीआई इज बीइंग अलाउड. दिस इज अगेन बी अ गेम चेंजर इन द इंश्योरेंस सेक्टर. एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं. भारत ट्रेड नेट, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह कि लोगों को जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, वन स्टॉप शॉप, उसको पूरा चीज़ें एक्सपोर्ट के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस, मार्केट प्राइसेस, मार्केट एक्सेस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी. हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी बढ़ा दिया गया 6 महीने से 1 ईयर के लिए. द गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. बातें तो बहुत हैं, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे स्पेसिफाइड ड्रग्स एंड मेडिसिन अंडर द पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी प्रोवाइडेड द मेडिसिन आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स. जो दवा मुफ्त में पेशेंट्स को दी जाएगी, उनको पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू ऐड 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. ये भी बहुत आम आदमी के लिए सुविधा का काम होगा. गोवा का जहाँ तक सवाल है, मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बताया. इंडस्ट्री में यहाँ फार्मा, गोवा के फार्मा इंडस्ट्री, भारत को 12% ऑफ द कंट्रीज फार्मर बिजनेस है. वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मा इंडस्ट्री. तो इसके लिए जो PLI स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, there will also be expansion in R&D funding, research and development for bulk drugs. तो इसके लिए भी गोवा को बहुत सुविधा मिलेगी. फिशरीज में भी ₹6,000 crore फॉर मॉडर्नाइजिंग द फिशिंग हार्बर्स एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसमें गोवा का भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हिस्सा होगा जो ये फिशरीज के लिए किया है. मैरिटाइम फंड के बारे में मैं बता चुका हूँ. और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो यहाँ शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम से स्ट्रेंथन करने के लिए अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड इको फ्रेंडली कार्गो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, उड़ान स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू बेनिफिट 4 करोड़ मोर पैसेंजर्स एंड लोकेशन इन द कंट्री. उसमें हमारा WM एंड मोपा एयरपोर्ट्स भी आ सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बिग. Sports and filmmaking, expansion of the Khelo India and Fit India, the 3,000 crores allocated for sports infrastructure in general, that will benefit the Goa's football and athletic training centers. ये भी बहुत बड़ी चीज़ है. Increase funding for Goa filmmakers, positioning Goa as a filmmaking hub, उसके लिए भी बड़ा यहाँ पे प्रावधान दिया जा रहा है. जो हेल्थ और एजुकेशन की बात मैंने की थी, आयुष्मान भारत, गोवा के टैक्सी ड्राइवर्स, गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, इनको भी बड़ा इससे वो मिलेगा. तो मैं आज तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मगर यही मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उसके तहत सरकार कार्य कर रही है. ये डबल इंजन मोदी जी का देश में, सावंत जी का प्रदेश में, और यहाँ कोई भी कमी नहीं होगी. खास प्राथमिकता पर रखा जाता है गोवा. यहाँ पे बजट में जो हमारे मैंने बताया था एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, दीज आर द मेजर थ्रस्ट एरियाज. MSMEs is a big focus to generate jobs and level of income, give them the thrust. It is a very big initiative that is being taken. And more or less I've covered everything. If do you have any more queries you wish to ask, I am happy to answer. But more or less
This is what the highlights of this budget are. I might have left out some things, but that's because of paucity of time. Expansion of capacity in IITs, यहाँ पे भी IIT, उसको भी यहाँ पे फायदा मिलने वाला है. टॉय सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने वाला है. To focus on development cluster skills and a manufacturing ecosystem that will create high quality. पहले क्या हो रहा था कि हमारे कुछ पड़ोसी देश डंप कर देते थे. अब भारत क्वालिटी प्रोडक्ट ले खुद बनाएगा, आत्मनिर्भर होगा, रिड्यूसिंग ऑफ इम्पोर्ट डिपेंडेंस, क्रिएटिंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंश्योरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जनरेटिंग जॉब्स, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर आवर सिटीजन्स. तो इसी के साथ मैं 2 दिन से गोवा हूँ, आज दूसरा दिन है. बहुत लोगों से मेरा मिलना हुआ है और सब ने इस बजट की प्रशंसा की है और बहुत से लोगों ने धन्यवाद दिया है जो मैं दिल्ली वापस लेके जाऊंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि उनके इस क्रांतिकारी बजट, उनकी सोच, उनके कार्य, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, देश के सामने. और इसी की वजह से जनता बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है. और आपने देखा 3rd टर्म हुआ इन द नेशनल. उसके बाद जो बहुत चुनौती थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और ऐतिहासिक विजय हुई है. जनता ने साथ दिया है और हमारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, ये भारत की जनता भी उसको देख रही है और विदेश भी देख के दुनिया की देखती है कि देयर इज स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, देयर इज कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज एंड इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट which is adapting to times, and we are ensuring that we are skilling. Skilling is a very big thing that is in this budget, to ensure that the way the technology is going, our future generations are equipped and they are given that opportunity and access to technology so that they can become employable, earn money, generate their own businesses and use the technology. India is going to be the skill capital of the world. I can assure you. Thank you. Mantriji, I've got a question. Now, for a common man, inflation is very important. Control of inflation. So, are there any built-in mechanisms in the budget for controlling the inflation? ऐसा कोई प्रावधान है, direct or indirect? देखिए, अभी बिल्कुल इन्फ्लेशन इज अ बिग चैलेंज एंड इज अ कंसर्न एंड द गवर्नमेंट इज ऑन टॉप ऑफ इट, कि हम कुछ भी हो जाए आम आदमी पे कम से कम भार, यही मूल मंत्र है. और अभी निर्मला जी ने अभी पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब भी दिया है कि द मोदी गवर्नमेंट एक्टिवली मॉनिटर्स की इंडिकेटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल फूड सप्लाईज. आप समझें, फूड इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस, supply chain disruptions has been effectively addressed and continues to be managed. Additionally, she highlighted that the reservoir water levels are being closely tracked and they have been shown improvement, efficient supply of water for irrigation and rabi crop production. As of January 23, the reservoir levels stood at 66.1% of the current life storage capacity. ये भी leads to inflation when you have shortage of water. She's also referred to the Monetary Policy Committee meeting on 7th February 25, which projected the CPI inflation for 2025-26 at 4.2%. So I can assure you that food inflation has been brought down to 5.3%. She emphasized that food inflation witnessed during the UPA regime is now a thing of the past. Highlighting historical trends, she noted that under the NDA government from 1999 to 2004, food inflation was maintained at 2.2%. Then it rose under the UPA to 6.5% and UPA 2 to 11%. In contrast, from 2014 to 24, under the NDA government, the food inflation has been brought down to 5.3%, reflecting the strong emphasis on supply chain enhancements and agricultural reforms. Fuel inflation की बात है, it stood at 8.9% during the UPA regime. In contrast, in the NDA government, it has declined to 4.4%, reflecting a more effective management of global price volatility. This is a big thing. LPG coverage
चलिए वो तो बात की है. So this is regard inflation. So, you said Indian government is concerned about climate change, right? So, what are the steps you are taking? Indian government is taking to tackle this. And what do you expect from common man? How the Indian government is going? You know, the Prime Minister, when he had come initially, you remember he had banned plastic, single-use plastic. That itself is a very big step, and that, see, government can only make policies. How I would request through you that if people have to come forward. Prime Minister can say, I want Swachh Bharat, but people have to contribute to that, making that initiative successful. So, and we are complying to all the norms internationally set. As you can see, where our automobiles from Bharat stage 1 to Bharat stage 4 or 5, they've gone ahead. Huge investment goes into these refineries. It's nothing that you know, the government gets any sort of what can I say, credit for it, but so much money goes in upgrading our refineries so that fuel quality becomes better. That is the initiatives that have been taken. When we go in for our FTAs, however, you know, India is not one of those countries who has contributed to that much of pollution or that much of impact on the climate. It has been the developed countries. But we are doing our duty and ensuring that from now on, the focus of our government and our initiatives are that we have carbon neutral initiatives. And that is what the way forward is. There's heavy focus on plantations, and there's strict controls over a lot of initiatives with regard to industry, where the NGT and all step in and ensure that norms are not violated. Since you have said that Goa reaches 12% as far as farmer industries are concerned. Yeah, yes. So do you feel that Goa has more scope? Of course. Get major industries in Goa? Let me tell you, as far as the farmer sector goes, India is very well placed. And Goa, of course, does contribute a sizable amount, as I had said. And our PLI schemes are very successful in the farmer sector and electronic sector. Two sectors I can tell you, where under the PLI schemes, through that incentive of the central government, and I'm sure the state government is also doing its bit, we want the best to come here. We want them to invest within India, spend in India, manufacture in India, help the economy, kickstart the economy, and also give quality products. Essentially, also farmer made to increase the import duty on supari and arrowroot and cashew nuts. They made, Yeah, so I've got that request from the association, which I will. There have been some steps taken. But if anything further is required to protect the interests of the Indian farmer, the government will leave no stone unturned, I can assure you that. Thank you. केंद्रीय नेते श्री जितीन प्रसाद यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें त्या बद्दल तशेंच आमचे नेते श्रीपाद नायक जी हांगा आसा तांकांय बीन पक्षाच्या तर्फे दुसऱ्या स्टेटींनी धाडिल्ले आसा ते ह्या बजेटाच्या संदर्भान दुसऱ्या स्टेटींनी वचून तशेंच मार्गदर्शन करतले आनी हांगा गोंयांनी बी सकले स्तरा पर्यंत आमी पावतले तुमचो सगळ्यांचो सहयोग अपेक्षीत आसा देव बरें धन्यवाद. Thank you.